ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ऊर्जा विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार उत्पल भास्कर और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्रा। जैव ईंधन आज के जमाने की जरूरत है। उत्पल जी, पहले हम एक बुनियादी बात से शुरू करते हैं कि जैव ईंधन हम किसे कहते हैं? देखिए, जैव ईंधन जिसे हम बायोफ्यूल का भी नाम देते हैं अंग्रेजी में, बायोफ्यूल हर प्रकार के होते हैं। जब शुरू में बायोफ्यूल की बात होती थी, जो जैव ईंधन की बात होती थी, तो फर्स्ट जनरेशन जैव ईंधन की बात होती थी, जो कि शुगर, स्टार्च, कॉर्न, वीट या ब्रोकन राइस, जो टूटा हुआ चावल होता है, उनसे बनाया जाता था। सेकेंड जनरेशन जो बायोफ्यूल होता है वो नॉन फूड बायोमास जिसे कहते हैं, जैसे प्लांट मटेरियल हो गया या फिर एनिमल वेस्ट हो गया, उनसे बनाया जाता था। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज कर रही है और फील्ड में काफी रिसर्च भी हुई है, जो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की जो बात होती है वो ऐसा फ्यूल है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या एल्गी से बनाया जाता है। अब क्योंकि ये फ्यूल है और ये ईंधन है, इससे जिस तरह से आप अगर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करें, अगर मैं सिर्फ एक फील्ड चुनूं, ट्रांसपोर्ट या मोबिलिटी, तो उसे ऐसे ही यूज किया जा सकता है जैसे आज के डेट में इंटरनल कंबशन इंजन्स में या पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं। बायोफ्यूल के यूसेज भी उस तरह से किया जा सकता है। तो इसे हम सिर्फ इसी के जरिए चला सकते हैं वाहनों को, या जहां भी ये ईंधन इस्तेमाल होता है, या फिर इसे हम फॉसिल फ्यूल के साथ मिक्स करके ही इस्तेमाल करें? अगर बायोफ्यूल की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो काम हुआ है इस फील्ड में वो ब्राजील में हुआ है। तो ब्राजील में वहां पे ऐसे भी पंप्स हैं जहां आप मैक्सिमम बायोफ्यूल पे ही आप अपनी गाड़ियां चला सकते हैं। अभी जो बायोफ्यूल की हमारे देश में जो बात हो रही है, जो कि हम ब्लेंडिंग की बात करते हैं, तो अभी एक आपने अभी हाल फिलहाल सुना होगा कि एक E20 फ्यूल जो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। E20 फ्यूल जो ये है कि जिसमें 20% एथेनॉल ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल से। इनफैक्ट 20% जो अभी हो रहा है, ये कंप्लीट 20% ब्लेंडिंग हो जाए 2025 तक। जैसे मैंने आपको ब्राजील का नाम लिया, आइडिया अब ये है कि गोइंग फॉरवर्ड जैसे हम बाहर आगे बढ़ें, एथेनॉल जो है उसका कमोडिटाइजेशन हो जाए ग्लोबली, जैसे आज की डेट में कच्चा तेल का हो चुका है, जो क्रूड ऑयल की हम बात करते हैं। उत्पल जी, एक इसमें आगे खबर यह है कि जैव ईंधन के प्रमुख उत्पादकों में और उपभोक्ताओं में भी, जैसे आपने ब्राजील का नाम लिया, और भारत इस दिशा में काम कर रहा है और अमेरिका भी है, इसके अलावा और भी देश हैं। और अभी जो हम G20 के मद्देनजर देख रहे हैं, और इन तीनों देशों ने, भारत, ब्राजील और अमेरिका ने मिलकर ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस विकसित करने के लिए आपस में और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। इसकी क्या अहमियत है हमारे देश के लिए भी, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हम बात करते हैं, और ये जिसे कहा भी गया है कि ये इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है उसके अंतर्गत एक प्रायोरिटी एरिया है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसे आप स्ट्रैटेजिक व्यू पॉइंट से भी आपको देखने की जरूरत है। तो अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो हम विश्व के तीसरे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं, और हमारी इकोनॉमी जो कि अभी जब पूरे विश्व में इतना इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, त्राहिमाम मचा हुआ है, अभी भी भारत इज अ बीकन ऑफ होप। तरह का हमारा बेस, जो हमारी इकोनॉमी की साइज है, उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस पूरे परिपक्ष में ये भी देखना पड़ेगा कि अभी तेल के दाम कहाँ जा रहे हैं। और जब मैं तेल बोलता हूं तो मेरा मतलब ये भी है सिर्फ तेल नहीं, नेचुरल गैस भी। अगर हम अपना इकोनॉमिक पॉइंट उठा के देखें तो अगर हम इस फ्यूल को बहुत ज्यादा अपने देश में इसका यूजेज बढ़ जाएगा, तो हमारा पहला तो होगा कि एक तो हमें सप्लाई सिक्योरिटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमें प्राइस सिक्योरिटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। अभी आपको भी पता है कि 85% ऑफ आवर ऑयल और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम जो हमारे गैस वो इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में, उतना एक्सप्लोरेशन हुआ नहीं है और उतनी हमारी सप्लाई देश के अंदर से है नहीं। मैक्सिमम हम डिपेंड करते हैं वेस्ट एशिया से। आज के जमाने में हम, अगर आपने देखा होगा कि हमने रशिया से काफी ज्यादा हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा है। तो ये हो गई सिर्फ देश की बात, क्योंकि एक हमारी इकोनॉमी को सस्ते ईंधन की आपूर्ति होगी और हमारी इकोनॉमी उस पाथवे पर आगे अग्रसर होगी, जो इतने सारे, जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके इकोनॉमिक बेहतरी के लिए वो बेहतर होगा। अब इसको ग्लोबल लेवल पर देखें, जैसे यहाँ ब्राजील, इंडिया और यूएस की बात हो रही है। अगर ये तीन देश, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स तो दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है, अगर ये तीन देश साथ आ जाएं और ये एक अलायंस जो इसका गोल है उस तक पहुंच जाए,
तो सबसे पहला ये जो पूरा कंट्रोल है ओपेक का और ओपेक प्लस का जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट पे, वो कम हो जाएगा। हमने ये देखा है जहां भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हुए हैं, अभी अगर आप सिर्फ वेस्ट एशिया की बात करें, हम इतने डिपेंडेंट हैं वेस्ट एशिया पे कि अगर थोड़ा सा भी ओपेक तेल कम कटौती की बात करता है तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं। ये बाकी देशों में भी इसका बड़ा एक अच्छा मैसेज जाएगा। इससे बाकी देशों में भी अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं तो उस दिशा में भी एक बहुत अच्छा कदम होगा। इसके साथ ही आपने जैसा अभी अभी जिक्र किया कि दुनिया में शक्ति का संतुलन पूरा बदल जाएगा, क्योंकि हर हाल में अभी जिन देशों के पास पेट्रोलियम है उनका पलड़ा भारी रहता है। लेकिन अगर जब ये बदलेगा और जब हम कुछ तो बायोफ्यूल है और फिर दूसरा सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा की ओर अगर हम जाते हैं तो पेट्रोलियम पर निर्भरता जब कम होगी तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि आगे चलकर जो एग्रेरियन इकोनॉमीज हैं या जो उन पर ज्यादा निर्भर है, जो खेतीबाड़ी पर, जैसे हमारा देश है या और भी देश है, इनका पलड़ा कुछ बेहतर होगा? ये बड़ा ही वाजिब सवाल पूछा आपने, और मैं सिर्फ एक चीज और इसमें इंगित करना चाहता हूं कि ये सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी की बात नहीं है, ऑल्सो एमिशंस की बात है। अभी पर्यावरण में हम ये जो डिस्ट्रप्शंस देख रहे हैं, तो अगर हम इस इथेनॉल को हम यूज करते हैं तो हमारे एमिशन लेवल्स भी कम आ जाएंगे। जैसे आपने कृषि सेक्टर की आपने बात की, अगर आप देखें तो अगर मैं सिर्फ एमिशन को अगर इसको क्वांटिफाई करना चाहूं तो जब से हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत का प्रोग्राम शुरू और बायोफ्यूल्स प्रोग्राम शुरू हुआ है, हमारे काफी सारे बेनिफिट्स आए हैं, इंक्लूडिंग 318 लाख मेट्रिक टन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बचा है। हमारा फॉरेक्स करीब 54,000 करोड़ रुपए की हमारी सेविंग्स हुई, क्योंकि हम ब्लेंड करना हमने शुरू कर दिया था। और जो पेमेंट गया है किसानों को, तो एथेनॉल सप्लाईज के लिए ओवरऑल पेमेंट, मैं आपको एक टाइम पीरियड की अगर बात करूं तो 2022 तक तो जो अभी पेमेंट गया है वो है 81,800 करोड़ रुपए, क्योंकि हम भारत एक कृषि प्रधान देश है। इससे काफी कुछ मदद भी मिलेगी, और आपने अगर देखा होगा कि एक स्टेटेड एम है गवर्नमेंट का टू डबल फार्मर्स इनकम, तो ये उस दिशा में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। एक सवाल ये भी उठता है कि जो बायोफ्यूल का उत्पादन है हमारे देश में, वो खेती के मुख्य उत्पादों से नहीं है, उप उत्पादों से है अगर हम देखें तो। लेकिन क्या पूरी दुनिया में यही परिदृश्य है, या फिर अगर हम बायोफ्यूल को बढ़ावा दें तो क्या हमारे कृषि के अन्य उत्पादों पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, ये हर देश को अपना कॉल खुद लेना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि हमारा जो मेन यूजेज है एथेनॉल का, वो मुख्य प्रोडक्ट से नहीं है, और वो एक बहुत कॉन्शियस कॉल है जो इंडिया ने लिया है। अब रही बात बाकी देशों की, हमें ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑयल है, ये जो तेल है, हर चीज के साथ एक एसोसिएटेड एक इकोसिस्टम जुड़ा हुआ है। जैसे हम बिग ऑयल की बात करते हैं, तो तेल अपने आप में एक है ही एक ईंधन है जिससे पूरा विश्व चलता है। उसी तरह उसके साथ एक एसोसिएटेड इकोसिस्टम है। जहां आप बिग ऑयल की बात करते हैं वहां एक बिग ऑटो भी आ जाता है, ये जो बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो ये जहां जहां रेजिंग डिबेट है कि क्या अगर हम बायोफ्यूल्स की तरफ जाते हैं तो क्या इससे कहीं फूड सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट ना पड़े। मेरी समझ से भारत ने एक बहुत ही कॉन्शियस एक डिसीजन लिया है। क्या हमारे जिन चीजों, क्योंकि अगर आपने देखा होगा ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो हम बात अभी कर रहे हैं, ये मैक्सिमम प्रोक्योरमेंट तो हमारे स्टेट ओन्ड जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो करती हैं। तो ये रही भारत की बात। इनफैक्ट अगर आप बाकी देशों में देखें, इधर अगर आप यूएस में देखें, तो एक पलड़े में वहां पे बिग ऑयल लॉबी है और दूसरे खेमे में वहां पे ये बायोफ्यूल अलायंस या बायोफ्यूल कंपनियां भी हैं। और ये हमेशा से रहा है कि आखिर मतलब इसमें बेस्ट केस सिनेरियो क्या मैप आउट किया जा सके। उत्पल जी, बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ऊर्जा विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार उत्पल भास्कर और आकाशवाणी संवाददाता सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।